हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर हम आज करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में चैप्टर जो है आपका एग्रीकल्चर के इम्पॉर्टेंट नोट्स इन हिंदी मीडियम, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इनमें हमने सारा जो है प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके जो भी आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उसी को लेकर आपके लिए इम्पॉर्टेंट नोट्स प्रिपेयर किया है। तो ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है आपका कृषि। तो कृषि मीन्स है क्या? मतलब सिंपल सी बात है, जो भी ज़मीन पर खेती बाड़ी का काम होता है उसे हम कृषि के अंदर कंसिडर करते हैं। इसके अंदर पशुपालन, मत्स्य पालन उसको भी शामिल किया जाता है। कृषि की दृष्टि से भारत क्या है, एक महत्वपूर्ण देश है जहाँ की 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। मतलब यहाँ की 2/3 पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर में जुड़ी हुई है। अभी आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है कि खेती के प्रकार, आपका जीविका निर्वाह कृषि और इसके अलावा जो है दूसरा है गहन जीविका कृषि। तो ये आपके जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा वाणिज्यिक कृषि है। तो भारत के विभिन्न भागों में अनेक प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। इसमें भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम उपकरणों का उपयोग किया जाता है। मतलब इसमें तो भूमि का छोटा टुकड़ा होता है, ऊपर से पुराने ज़माने में जो उपकरण हुआ करते थे ना, जैसे हल हो गया, पुराने ज़माने की तरीके से वो सिंचाई करते हैं, उन सारे उपकरणों का प्रयोग करके यहाँ पर छोटे टुकड़ों पर खेती किया जाता है। और बेसिकली इस प्रकार की कृषि जो है प्रायः मानसून पर निर्भर करता है, वो कोई भी ज़्यादा चीज़ यूज़ नहीं करते हैं। और मेनली जो यहाँ पर कृषि की जाती है वो खुद के खाने के लिए की जाती है। यहाँ पर इनका मेन जो एम होता है वो बिज़नेस करना नहीं, प्रॉफिट कमाना नहीं, सिर्फ खुद का पेट भरना होता है। तो वो है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। अब नेक्स्ट है गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि वहाँ पर की जाती है जहाँ पर उच्च जनसंख्या दबाव है। मतलब कि जगह तो कम है, खेत कम है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो सबको पेट भरने के लिए अनाज तो चाहिए। तो वहाँ पर कौन सी खेती की जाती है? गहन जीविका कृषि। यहाँ पर अधिक मात्रा में जैव रासायनिक जो चीज़ें हैं, फर्टिलाइजर्स, इन सब का प्रयोग किया जाता है और सिंचाई का भी प्रयोग होता है ताकि सबके लिए प्रोडक्शन हो सके। तो यह है गहन जीविका कृषि। पहला वाला था प्रारंभिक जीविका निर्वाह, मतलब अपने जीवन निर्वाह के लिए करते हैं। यहाँ पर गहन जीविका, गहन से ही पता चलना चाहिए कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ पर बेसिकली उनको मजबूरी में आप कह सकते हैं कि ज़्यादा जनसंख्या, इसकी वजह से सबके लिए वो क्या करते हैं, सबके लिए खाना उपलब्ध हो, इसकी वजह से वो रासायनिक चीज़ों का और सिंचाई का प्रयोग करते हैं। अब थर्ड नंबर है वाणिज्यिक कृषि। इसमें तो कृषि करते ही इसलिए हैं ताकि उन्हें प्रॉफिट चाहिए होता है। इस प्रकार की कृषि का जो मुख्य उद्देश्य है वो उच्च पैदावार कर लाभ कमाना होता है, और उसके लिए वे क्या करते हैं, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और अधिक पैदावार देने वाले बीजों का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। इनका मुख्य जो उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना होता है। अब नेक्स्ट है भारत में जो है कितनी ऋतुएं हैं, इसको लेकर भी आपसे एग्जाम्पल में या किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो भारत में मेनली जो है 3 जो है फसल को लेकर ऋतुएं हैं, खरीफ है, रबी है और जायद है। तीनों को हम 1 बाय 1 यहाँ पर करेंगे। खरीफ क्या है, यह मानसून की शुरुआत के साथ शुरू होता है और सर्दियों की शुरुआत तक जारी रहता है। मतलब इसका जो खरीफ का मौसम है वो जून से लेकर अक्टूबर तक रहता है। खरीफ की फसलों में चावल, मक्का, बाजरा, कपास, जूट, मूंगफली, मूंग, उड़द, ये सारे के सारे शामिल हैं। नेक्स्ट है रबी की फसलें। रबी की फसलें में यहाँ पर ये सर्दियों की शुरुआत से शुरू होता है और गर्मियों की शुरुआत तक जारी रहता है। अक्टूबर से जून तक इसका टाइम पीरियड है। रबी फसलों में गेहूँ, जौ, चना और तिलहन ये सब शामिल है। अब रबी और खरीफ के बीच में जो होता है थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, क्योंकि इसमें जो बेसिकली टाइम है उससे पहले ही वो मतलब कटाई हो जाती है। तो उसके बीच में जो थोड़ा सा टाइम पीरियड मिलता है तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ों का खेती कर ली जाती है जो कि बहुत ही कम समय में तैयार हो जाते हैं, जैसे तरबूज, खरबूजे, ककड़ी, ये सब हो गए कुछ सब्जियां जो बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं। तो रबी और खरीफ के मौसम के बीच में बोई जाने वाली फसल का मौसम है, और इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है। भारत में जो है विभिन्न प्रकार की फसलें पैदा होती हैं, जैसे अनाज हो गई, दालें, तिलहन, रेशेदार फसलें, पेय फसलें, नकदी फसलें। तो ये सारे के सारे जो है हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। अनाज के अंदर चावल और गेहूं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको लेकर आपसे पूछ सकते हैं इनको कितना टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और कितने बारिश की आवश्यकता होती है। तो हमारे देश में कुल फसली क्षेत्र का लगभग 3/4 भाग शामिल है। मतलब जितने में भी खेती बाड़ी की जाती है ना, तो 3/4 पे तो अनाज ही अनाज वहाँ पर उगाया जाता है। भारत में उगाए जाने वाले प्रमुख अनाज चावल, गेहूँ, बाजरा, मक्का और ये सब दालें हैं।
चावल के लिए 20 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के लिए तापमान चाहिए होता है और बारिश की आवश्यकता होती है 100 सेंटीमीटर से ऊपर। वही गेहूं के लिए 16 डिग्री से लेकर 22 डिग्री तक टेम्परेचर होना चाहिए और इसका जो बारिश के बारे में बात करें तो 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर के बीच जो है वर्षा की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट जो है रेशेदार फसलें, पेई फसलें, नकदी फसलें, इनके एग्जाम्पल्स आपसे पूछेंगे। रेशेदार फसलें हैं कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम। ये भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं। पेय फसलें तो नाम से ही पता चल रहा है, चाय और कॉफ़ी जो है महत्वपूर्ण पेय फसलें हैं। नकदी फसलें जिनका मेन मकसद होता है, मतलब लगाते ही इसलिए क्योंकि इसको डायरेक्ट खाना तो होता नहीं है, मेनली बिजनेस करना होता है, पैसे कमाने होते हैं और इसका डायरेक्ट भी यूज़ नहीं करते हैं। तो ये फसलें होंगे गन्ना, रबर, तंबाकू, मसाले, फल और सब्जियां, जो बेसिकली नकदी फसलें हैं जिससे डायरेक्ट कैश आता है। अब नेक्स्ट आपका कि मतलब कृषि, वैसे हम सब ने सुना है कि जो किसान होते हैं बड़े प्रॉब्लम में रहते हैं, तो उसके लिए क्या है, टाइम टू टाइम उसमें सुधार किए गए हैं, कुछ तकनीकी किए गए हैं, कुछ संस्थागत किए गए हैं, तो वो हम इस पॉइंट से हम डिस्कस करेंगे। पहली बात तो भारत की 60% से भी अधिक जनसंख्या आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। अब जब इतनी ज़्यादा जनसंख्या कृषि पर निर्भर है तो उनकी भलाई के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी की गई, सहकारिता तथा जमींदारी आदि की समाप्ति करने को प्राथमिकता दी गई। चकबंदी बेसिकली होता क्या है कि छोटे छोटे खेत को जोड़कर और उसको क्या करना, एक बड़े से एरिया पे खेती करना, ताकि जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका हम वहाँ पर यूज़ कर सके। सहकारिता एक दूसरे की हेल्प करते हैं और ज़मींदारी प्रथा को पूरी तरीके से ख़त्म किया गया ताकि किसानों का अपलिफ्टमेंट हो सके। तकनीकी प्रगति की वजह से जो है हरित क्रांति, श्वेत क्रांति जैसे कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियाँ आरंभ की गई। हरित क्रांति आई जिससे चावल और गेहूँ के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा जो है बढ़ोतरी देखने को मिली। हरित क्रांति से पहले जो हमें चावल, गेहूँ जैसी चीज़ें दूसरे देश से मंगानी पड़ती थी, लेकिन उसके बाद हम क्या हुए, सेल्फ रिलायंट हो गए, आत्मनिर्भर हो गए। नेक्स्ट है किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी शुरू की है। किसानों के लाभ के लिए, किसानों की भलाई के लिए भारत सरकार ने क्या, किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा और इसके अलावा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी शुरू की है। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं ताकि किसानों को पहले से ही पता हो कि कैसा मौसम रहने वाला है। और वो इवन जो प्रोग्राम होते हैं टीवी पे आते हैं, वहाँ पर ये भी बताया जाता है किस फसल के लिए आपको क्या करना चाहिए, मिट्टी की जांच कराएं एंड ऑल। ये सारी जो सुविधाएं हैं वो किसानों को बिल्कुल मुफ्त में दी जाती है। उसके बाद क्या है कि किसानों का हो गया, ठीक है, लेकिन हमारे देश में अमीर रहते हैं, गरीब रहते हैं, तो हर किसी को भोजन की उपलब्धता हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार ने सावधानी पूर्वक एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली शुरू की है। मतलब एटलीस्ट समाज में कोई किसी भी टाइप का इंसान हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, लेकिन हर किसी को कम से कम रोटी, कपड़ा, मकान, मतलब ये तो कोशिश करती ही है कि सरकार देने की, लेकिन भोजन की उपलब्धता के लिए उन्होंने क्या किया, एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली तैयार की है जिसके अंदर 2 घटक होते हैं। पहला बफर स्टॉक और दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। बफर स्टॉक के अंदर क्या है कि ये जो आपका है खाद्य सुरक्षा प्रणाली का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करते हैं, बफर स्टॉक क्रिएट करते हैं। मतलब किसानों से क्या करते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर चावल, गेहूं इन सबको खरीद के और उसके बाद इकट्ठा करते हैं और बाद में उसे क्या किया जाता है, गरीबों में बंटवा दिया जाता है, किसी को फ्री में तो किसी को बहुत ही सस्ते दामों पे। तो यही आपका चैप्टर। बाकी जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी, इसके लाभ या कैसे होता है, क्या दिक्कत आती है, तो उसको जो है आपका इस सिलेबस में है नहीं, तो इसको आपको करना नहीं है। तो बाकी जो है आपको, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फटाफट से मिल सके।